पेरू के दक्षिणी मरुस्थल में समुद्र तल से 1500 मीटर ऊपर एक ऐसी जमीन है जिस पर किसी ने इतने विशाल चित्र बनाए कि उन्हें देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना पड़ता है। सोचिए, एक चिड़िया पंख फैलाए, गर्दन ऊंची किए, उसकी लंबाई 300 मीटर से भी ज्यादा, और यह चिड़िया किसी ने जमीन पर उकेरी है उस जमाने में जब हवाई जहाज का तो कोई सपना भी नहीं था। यह कोई मिथक नहीं है, यह नाजका की धरती की सच्चाई है। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि ये रेखाएं कैसे बनाई गईं। असली सवाल यह है, क्यों? किस लिए एक पूरी सभ्यता ने अपनी उम्र, अपनी ऊर्जा, अपना सब कुछ उस जमीन पर उंडेल दिया जिसे केवल देवता या आसमान देख सकते थे? यह सवाल 100 साल से ज्यादा समय से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को परेशान कर रहा है, और आज तक इसका एक भी पक्का जवाब नहीं मिला है। नाजका रेखाओं की खोज आधुनिक दुनिया के लिए तब हुई जब 1920 के दशक में पेरू में पहली व्यावसायिक उड़ानें शुरू हुई। पायलट जब इस इलाके के ऊपर से गुजरते तो नीचे देखकर ठिठक जाते। जमीन पर कुछ था, सीधी रेखाएं, घुमावदार आकृतियां, विशाल जीव जंतु जो किसी अजीब बुद्धि का काम लग रहे थे। 1939 में एक अमेरिकी इतिहासकार पॉल कोसोक इस जमीन पर उतरे। वे यहाँ सिंचाई व्यवस्था का अध्ययन करने आए थे, पानी की तलाश में। लेकिन जो मिला वह कुछ और था। एक शाम जब वे एक लंबी सीधी रेखा के सिरे पर खड़े थे, सूरज ढल रहा था, और उन्होंने देखा सूरज ठीक उसी दिशा में डूब रहा था जिधर वह रेखा जाती थी। वह दिन था 22 जून, साल का सबसे लंबा दिन, शीतकालीन संक्रांति। कोसोक ने उस पल में जो महसूस किया वह बाद में उनके शब्दों में आया, यह दुनिया की सबसे बड़ी खगोलशास्त्र की किताब हो सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? नाजका सभ्यता लगभग 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच इस इलाके में फली फूली। वे एक ऐसे मरुस्थल में रहते थे जो धरती पर सबसे सूखी जगहों में से एक है। यहाँ साल में औसतन 20 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, और फिर भी इन्होंने यहाँ खेती की, शहर बसाए और एक जटिल संस्कृति विकसित की। रेखाएं बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं था जितना आज लगता है। नाजका पठार की ऊपरी सतह पर लाल भूरे पत्थर हैं जो सूरज और हवा के कारण ऑक्सीकृत हो गए हैं। इन्हें हटाओ और नीचे की हल्के रंग की जमीन दिखती है। यही तकनीक थी। पत्थर हटाओ, रेखा बन जाती है। लेकिन तकनीक और इरादे के बीच का कहीं वह खाई है जो आज भी नहीं भरी गई। कोसोक के बाद एक जर्मन गणितज्ञ आई, मारिया रिच। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिता दी। वे रेखाओं को नापती थीं, उनका नक्शा बनाती थीं, उनके कोनों को तारों से मिलाने की कोशिश करती थीं। उनका विश्वास था यह एक खगोलीय कैलेंडर है। सूरज, चंद्रमा, सितारे सब यहाँ दर्ज हैं। दशकों तक यही सिद्धांत दुनिया पर हावी रहा, और फिर एक अमेरिकी खगोलशास्त्री जेरल्ड हॉकिंस ने एक कंप्यूटर पर रिच के सारे डेटा का विश्लेषण किया। नतीजा चौंकाने वाला था। रेखाओं का खगोलीय घटनाओं से कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं था। मौका ही इतने संयोग पैदा कर सकता था। मारिया रिच की जिंदगी भर की मेहनत पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो अगर तारे नहीं तो क्या?
1990 के दशक में एक नई दिशा खुली, और यह दिशा तारों से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आई। एंथनी अवेनी और उनके साथियों ने रेखाओं की दिशाओं का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने ध्यान से नहीं देखा था। कई रेखाएं उस दिशा में जाती हैं जहां पानी है या जहां पानी हुआ करता था। नाजका में पानी की कहानी दिल दहलाने वाली है। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो पानी के बिना जीती थी, या कहें पानी के लिए जीती थी। उन्होंने जमीन के नीचे एक जटिल नहर तंत्र बनाया था जिसे प्यूक्वियोस कहते हैं। ये नालियां पहाड़ों से भूमिगत जल लाती थीं। और रेखाएं, कई शोधकर्ता अब मानते हैं कि वे अनुष्ठान पथ थे। लोग इन पर चलते थे, शायद देवताओं से पानी मांगते हुए, शायद उर्वरता की प्रार्थना करते हुए। कहुएची नाम का एक स्थान है, नाजका रेखाओं के पास एक विशाल धार्मिक केंद्र। यहाँ कोई स्थायी आबादी नहीं रहती थी। यह एक तीर्थ स्थल था। लोग यहाँ आते थे, अनुष्ठान करते थे और चले जाते थे। और कई रेखाएं इसी कहुएची की तरफ इशारा करती हैं। इस तस्वीर में एक तर्क है, एक आंतरिक तर्क। पानी के बिना जीना असंभव था। पानी देवताओं से मांगना पड़ता था, और देवताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना था जो उन तक पहुंचे, आसमान से दिखे। लेकिन यह भी सिद्ध नहीं है। यह भी एक संभावना है। और अब वह सवाल जो शायद आप भी पूछ रहे हों, जानवर क्यों? रेखाएं और त्रिभुज तो समझ में आते हैं, लेकिन एक हमिंगबर्ड, एक बंदर, एक मकड़ी, ये क्यों? नाजका में लगभग 70 से ज्यादा जैव आकृतियां हैं जिन्हें बायोमोर्फ्स कहा जाता है। एक विशाल कुत्ता, एक पेलिकन जिसकी चोंच अकेले 30 मीटर लंबी है, एक मकड़ी जो इतनी सटीक बनाई गई है कि कुछ एंटोमोलॉजिस्ट्स ने उसे रिसिन्यूले प्रजाति की मकड़ी के रूप में पहचाना, जो केवल अमेज़न के सबसे घने जंगलों में पाई जाती है। नाजका लोग अमेज़न तक गए थे, या किसी और ने उन्हें यह प्राणी दिखाया था। और वह बंदर जिसकी पूंछ एक विचित्र सर्पिल में घूमती है। अमेज़न में रहने वाला बंदर नाजका के मरुस्थल में। यह प्रतीकात्मकता क्या है? कुछ शोधकर्ता कहते हैं ये जीव शायद नाजका के देवताओं के प्रतीक थे। कुछ कहते हैं ये पानी के स्रोतों से जुड़े हैं। हमिंगबर्ड और पेलिकन दोनों पानी से संबंधित प्राणी हैं। मकड़ी को कुछ संस्कृतियों में वर्षा का संकेत माना जाता है, लेकिन यह सब अनुमान है। नाजका ने कोई लिखित भाषा नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने रहस्यों को शब्दों में नहीं, रेखाओं में दफन किया। 2019 में एक नई खोज ने दुनिया को हैरान कर दिया। जापानीज रिसर्चर्स यामागाता यूनिवर्सिटी की एक टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उस इलाके की तस्वीरों का विश्लेषण किया, और उन्हें 143 नई आकृतियां मिली जो पहले कभी दर्ज नहीं हुई थी। इनमें एक मानव आकृति भी थी, 2 पैरों पर खड़ी, हाथ फैलाए, लगभग 5 मीटर लंबी। 5 मीटर यह अपेक्षाकृत छोटी है। इसे जमीन पर खड़े होकर भी ढलान से देखा जा सकता था। यह एक महत्वपूर्ण बात है। सभी रेखाएं सिर्फ ऊपर से नहीं दिखती। कुछ आकृतियां ढलानों पर बनाई गई हैं
जहां उन्हें जमीन पर खड़े होकर भी देखा जा सकता था। इसका अर्थ क्या है? शायद यह केवल देवताओं के लिए नहीं था, शायद यह मनुष्यों के लिए भी था, अनुष्ठान के दौरान, जुलूस के दौरान, किसी सामूहिक उद्देश्य के लिए। लेकिन तब वह विशाल हमिंगबर्ड, वह 300 मीटर लंबी चिड़िया, वह किसके लिए थी? यहीं पर हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां विज्ञान चुप हो जाता है और कल्पना बोलने लगती है। शायद नाजका के लोग यह नहीं सोचते थे कि यह केवल आसमान से दिखेगा। शायद उनके लिए देवता हर जगह थे, पहाड़ों में, नदियों में, जमीन में। एक विशाल चित्र बनाना स्वयं में एक कर्म था, एक भेंट। जैसे कोई मंदिर बनाता है, जाने की उम्मीद के बिना कि भगवान आएंगे, लेकिन विश्वास के साथ कि कर्म अपना फल देगा। या शायद उनके लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी उतनी नहीं थी जितनी हम सोचते हैं। यह रोमांटिक विचार है और यह भी अप्रमाणित है, लेकिन यही नाजका की शक्ति है। वह हर सिद्धांत को अपने भीतर समेट लेती है और किसी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करती। आज नाजका रेखाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, लेकिन वे खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। 2009 में एक बाढ़ ने कुछ रेखाओं को नुकसान पहुंचाया। 2018 में एक ट्रक चालक ने रेखाओं के क्षेत्र में गाड़ी चला दी और 3 आकृतियों को नष्ट कर दिया। अवैध खनन और बढ़ती पर्यटन की मांग लगातार दबाव बनाती है। वह सभ्यता जिसने अपने संदेश इतनी कुशलता से संरक्षित किए, 2000 साल तक अब हमारी लापरवाही से मिट रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उनके संदेश को अभी तक नहीं समझ पाए। हम उसे मिटा रहे हैं बिना पढ़े। एआई तकनीक और LiDAR जैसी आधुनिक प्रणालियों से नई खोजें जारी हैं। हर साल कुछ नया सामने आता है। शायद किसी दिन हमें एक ऐसी आकृति मिले, एक ऐसा संदर्भ मिले जो बाकी सब कुछ स्पष्ट कर दे, या शायद न मिले। और यही नाजका की असली प्रकृति है। यह एक पहेली नहीं है जिसका जवाब खोजा जाना बाकी है। यह एक संवाद है, एक ऐसी सभ्यता और हमारे बीच जो अब यहाँ नहीं है। उन्होंने जमीन पर लिखा, हम आसमान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वह दूरी है जो हमें कभी पाटनी होगी, न किलोमीटरों में बल्कि समझ में। वे जानते थे कुछ ऐसा जो हम भूल गए हैं, कि कभी कभी सबसे बड़ा कर्म वह होता है जो कोई नहीं देखता सिवाय उसके जिसके लिए किया जाता है। नाजका की रेखाएं आज भी वहां हैं। वे शांत हैं। वे इंतजार नहीं कर रही, वे बस हैं। अगर इस तरह की कहानियां जो इतिहास और रहस्य की सीमा पर जीती हैं, आपको खींचती हैं, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। अगली बार जो आएगा वह भी कुछ ऐसा ही है जो जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाता है।